सबसे पहले चंडीगढ़ की बात करूँगी। चंडीगढ़ एक निहायत ही खूबसूरत शहर है, सिटी ब्यूटीफुल। ली कार्बूजियर का डिज़ाइन है, उसने इसको बड़ा आधुनिक आर्किटेक्चर और बहुत ही अवांगार्ड तरीके से स्पेसेस क्रिएट करी हैं। और ये रंगमंच क्या किसी भी कला के लिए ये एक खूबसूरत धरा है। चंडीगढ़ बहुत ही खूबसूरत जगह है, क्या क्या लेवल्स हैं। हालांकि बहुत आधुनिक है और बहुत नवीन है और ट्रेडिशन आपको लगता है कि परंपरा का कहीं भी कोई इस्तेमाल शायद नहीं है, लेकिन आप देखा जाए तो एक मनुष्य की शरीर का आभास देता है। और जो जो जगह क्रिएट करी गई हैं, ये शीश है, ये धड़ है, ये बाजू है, ये पाँव हैं, तो इस तरह से उसने एक आभास दिया है और बहुत ही अनोखे तरीके से, बड़े अद्भुत तरीके से उसने उसकी सोच से ये चंडीगढ़ शहर बना था। और जब बना था तो मैं यहाँ थी, जब इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया तब भी मैं यहाँ थी। छोटी सी 8-9 बरस की बच्ची थी। मेरे पिता एक बिल्डर थे और जो सबसे पहले बिल्डर्स चंडीगढ़ में आए जिन्होंने हिम्मत करी, जबकि लोग इसको हास्यास्पद मानते थे, कई लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि इस तरह से कुछ शहर बसते हैं, ये तो तुगलक के साथ समानता, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समानता तुगलक के साथ करते थे कि भी ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, ये क्या विजन है। ऐसे जो ओवर विजन देखे जाते हैं वो नाकामयाब रहते हैं, इस तरह से लोगों का नज़रिया था। तो जब इसका फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए आए तो लेडी माउंटबेटन थी और विजयलक्ष्मी पंडित थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मालूम नहीं ये शहर बसेगा कि नहीं बसेगा, एक मेरा सपना है, अगर बस जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि एक मेरे दोस्त ने कहीं का फाउंडेशन स्टोन रखा तो वो वहाँ इमारत तो क्या बननी थी, वहाँ पर वो स्टोन भी चोरी हो गया। इस तरह से इस शहर की शुरुआत हुई। लेकिन एक अद्भुत सपना था पंडित जवाहरलाल नेहरू का कि ऐसा एक शहर बसे जो बहुत वेल प्लान्ड हो, जिसमें हर शख्सियत के लिए जगह हो, हर तबके के इंसान के लिए जगह हो। ये नहीं कि सिर्फ अमीर ही वहाँ बसते हों, बड़े बड़े मकान हों, बड़ी बड़ी कोठियाँ हों, छोटों के लिए, चपड़ासियों के लिए भी, और जो घर में सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए भी घर हों, इस तरह का सपना देखा था। और बहुत ही खूबसूरत ये शहर इतना कलात्मक है, इतना खूबसूरत है कि कला की धरा है, कला के स्पेसेस हैं, कला के। और उसके बाद जो नेक चंद ने यहाँ रॉक गार्डन बना दिया, उसका भी बड़ा योगदान है कला के एक्टिविटीज़ के लिए। ये बड़ा खूबसूरत शहर है। मैं यहाँ 1952 में आई, 1952 में मैं यहाँ आई जब मैं छोटी सी थी। और यहाँ कोई स्कूल नहीं था, कुछ नहीं था, घर में ही रहते थे। कच्चे से घर बना के हम रहते थे क्योंकि घर कोई बना नहीं था। चंडीगढ़ के 22 सेक्टर में सबसे पहले घर बने थे, चारों तरफ गांव ही गांव, खेत ही खेत और कुछ नहीं था। तो उस 22 सेक्टर के घर को बनाने वाले मेरे पिता थे और उनमें से एक घर जब तैयार हो गया तो हम कच्चे घरों से वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो इस तरह से हमने जीवन बिताया। बहुत कठिन मेरे पिता के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पाकिस्तान से उजड़ के आए थे और अपने आप को रिहेबिलिटेट करने में वो लगे हुए थे। बच्चे थे, 5 हम बहन भाई थे। तो बड़े बहन भाइयों को तो दिल्ली में छोड़ दिया गया वहाँ पढ़ने के लिए। मैं और मेरा छोटा भाई हम चंडीगढ़ साथ में आए थे और कोई व्यवसाय, कोई किस्म का कोई स्कूल या कोई कुछ नहीं था यहाँ पर।
और मुझे याद है कि विजयलक्ष्मी पंडित ने मेरे को अपनी गोदी में बिठा के पूछा था कि भैया भाई तुम कहाँ पढ़ती हो बिटिया। तो मैंने कहा कि मैं तो एक ट्यूशन लेती हूँ, मैं घर में ही बैठ के पढ़ती हूँ, कोई स्कूल तो नहीं है। इस तरह से पहला स्कूल बना, वो भी 22 सेक्टर में, जिसमें मैंने 8वीं जमात में दाखिला लिया। फिर उसके बाद यहीं पे मेरी पूरी स्कूलिंग, फिर कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी भी, और यहीं पे मैं बड़ी हुई हूँ। शहर के साथ बूढ़ी हो गई हूँ। शहर अभी भी जिंदा है, जवान है, और मैं अपने आप को बूढ़ा महसूस करती हूँ। ये शहर का रंगमंच, उसके बारे में जब मैं बात करूँगी तो ये शहर तो बाद में बसा, लेकिन रंगमंच की जब हम बात करें तो रंगमंच के लिए भारत का ये जो प्रदेश था, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल का हो, यहाँ पर कोई रंगमंच की प्रथा नहीं थी, रंगमंच था ही नहीं। हाँ, कोई परंपरावादिक शैलियाँ ज़रूर थीं, और पंजाबी के जैसे कि वो नक्काल करते थे या इस तरह की हर प्रदेश में थी। लेकिन अगर आप कहो कि भी मॉडर्न इंडियन थिएटर या आधुनिक भारतीय रंगमंच कहीं भी नहीं था, और ये बिल्कुल रेगिस्तान था। इस रेगिस्तान में पंजाब विश्वविद्यालय ने एक रंगमंच का विभाग शुरू किया, और उसका श्रेय जाता है बलवंत गार्गी, जो बड़े रिनाउंड प्ले राइट, थिएटर डायरेक्टर थे, और अमेरिका से वो ट्रैवल करके आए थे। उनकी अमेरिकन बीवी थी, और बड़े बड़े उनके आर्टिकल्स छपते थे, उनकी बड़ी चर्चा थी, बड़े माने हुए थे वो। तो उन्होंने, और सूरज भान उस ज़माने में जो वाइस चांसलर थे, और मुल्क राज आनंद जी थे, और BN गोस्वामी थे, ये कुछ गिने चुने लोगों जिनमें एक विजन था कि यहाँ पर एक थिएटर डिपार्टमेंट होना चाहिए, और उन्होंने ये एक थिएटर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया 1970 में। उससे पहले कुछ साल गार्गी साहब नाटक करते रहे, ये बताने के लिए कि भी नाटक की प्रथा क्या होती है, नाटक किसे कहा जाता है। नाटकों के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वो स्कूल कॉलेजेस में बेहुदा किस्म के काम हुआ करते थे, उसके अलावा कोई भी नाटक की प्रथा नहीं थी। ये रंगमंच का नाटकीय विभाग जब यहाँ स्थापित हुआ तो इसका प्रभाव पूरे भारत में दिल्ली तक पहुंचा ही पहुंचा, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बहुत ही नज़दीक हमारे पास, दिल्ली को ज़्यादा दूर नहीं है, और हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ड्रामा, जिसको हम बहुत ही आदरणीय नज़रों से देखते हैं और देखते रहे हैं तब भी, तो वो एक ही संस्था थी जहाँ पर भाग भाग के बच्चे जाते थे। लेकिन जब ये डिपार्टमेंट खुला तो सारे प्रांतों से, भारत के सभी प्रांतों से यहाँ विद्यार्थी आने शुरू हो गए, और एक अनोखा सा अनुभव था, क्योंकि छोटा डिपार्टमेंट था, 12-14 से ज़्यादा छात्र नहीं लिए जाते थे, और 12-14 छात्र इतने इंटीमेट तरीके से एटमॉस्फेयर में वो काम करते थे कि इतना अद्भुत वो उनका अनुभव था कि बहुत लोग ट्रैवल करके आते थे देखने के लिए, और बड़े बड़े एक्टर, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह था, चाहे वो ओमपुरी थे, बड़े बड़े एक्टर, सुरेखा सीकरी, उत्तरा बावकर, सभी यहाँ आके हमारे स्टूडियो थिएटर में कई बार परफॉर्म कर चुके, और सभी बड़े बड़े निर्देशक, PV कारन जी ले लो, और अमाल अलाना, और मनोहर सिंह आए यहाँ पर, उन्होंने एक्ट भी किया, डायरेक्ट भी किया, श्रीलता स्वामीनाथन और BV कारंत। मतलब आप किसी भी निर्देशक का नाम लीजिए, और किसी भी रंगमंच के अध्यापक का नाम लीजिए, और किसी भी थिएटर प्रैक्टिशनर का नाम लीजिए, चाहे वो
मेकअप का हो या चाहे वो लाइट के हों, तपस सेन यहाँ आ चुके। हर बंदा, हर जो थिएटर का प्रैक्टिशनर था वो यहाँ आके गया, और इतना अच्छा सबको अनुभव होता था, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा सा इमारत नहीं, बिल्डिंग नहीं, बड़े बड़े कमरे नहीं, बड़ी बड़ी क्लासेस रूम्स नहीं थे। तो इस इंटीमेट एटमॉस्फेयर में बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। तो इस डिपार्टमेंट को श्रेय जाता है टू स्टार्ट द प्रोफेशनल थिएटर मूवमेंट इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया। और इस डिपार्टमेंट का इतना प्रभाव अच्छा रहा, आज कितने ही थिएटर ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से मेरा भी थिएटर ग्रुप है जो विदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी काम मैं कर चुकी हूँ। और उसमें से नीलम मान सिंह चौधरी का ग्रुप है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और इस यहाँ पर एक अभिनेत ग्रुप रहा है जो बिल्कुल सबसे पुराना है और जिन्होंने बहुत काम किया है, और उसमें सारे जितने भी मेंबर्स हैं बहुत पढ़े लिखे, बड़े संजीदगी से काम करने वाले संजीदा लोग हैं सारे, और बड़ा उनका मान है, सम्मान है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम ले सकती हूँ। साहिब सिंह हैं, डॉक्टर साहिब सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केवल धालीवाल, चाहे वो अमृतसर से हैं, लेकिन केवल धालीवाल ने भी इस मूवमेंट को बहुत आगे बढ़ाया है। अमृतसर में उनका है ग्रुप, लेकिन चंडीगढ़ में भी वो बहुत काम करते हैं। वो पंजाब संगीत नाटक अकेडमी के चेयरमैन हैं और बहुत अच्छा काम किया है। डॉक्टर साहिब सिंह है, फिर अनीता साबदीस है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मेरे अपने बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कमाल का काम कर रहे हैं। तो आज ये जो शहर है, ये रंगमंच का शहर भी कहा जा सकता है, और यहाँ पर काम करने का एक माहौल है, शांति है, ज़्यादा दूर दूर स्थान नहीं है कि भाग के उधर जाओ, भाग के इधर जाओ। आपको छोटी जगह है, छोटा शहर है, छोटे ही दायरे में टैगोर थिएटर है जो एक सेंटर फॉर आर्ट कहा जा सकता है। रंगमंच का भी सेंटर है, कल्चर का भी सेंटर है, वहाँ नुमाइशें भी लगती हैं। वहाँ उन्होंने एक टैगोर थिएटर फाउंडेशन बना दी है, फाउंडेशन है, और एक रिपर्टरी भी बनाई थी, लेकिन अब थोड़ा वो सस्पेंडेड है। और यहाँ पर फिर कॉलेज फॉर आर्ट एंड म्यूज़ियम है, और बहुत बढ़िया यहाँ नुमाइशें लगती है। एक माहौल है पूरे चंडीगढ़ में कला का, और कलाकारों के लिए बहुत अच्छा माहौल है। तो चंडीगढ़ का प्रभाव, जैसे मैं पहले बात कर रही थी, कि करते करते बाहर भी गया। अब एक बार बड़ी ही अजीब सी बात हुई कि एक छात्र, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का क्वालिफाइड छात्र यहाँ आ गया और मुझे एडमिशन चाहिए। तो हमने कहा, भाई तुम तो सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उससे आप पास आउट होके आए हो, तो आप यहाँ क्यों एडमिशन मांग रहे हो? कहते नहीं, यहाँ के चर्चे हमने सुने हैं कि जो माहौल, जो तरीका यहाँ पे इस्तेमाल होता है और जैसे ही लोग सब काम करते हैं, वो एक अद्भुत अनुभव रहता है, और मैं वो लेना चाहता हूँ। मैं यहाँ आके काम करना चाहता हूँ। सो हमने कहा, भी तुम्हें एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे आओ, यहाँ काम करो, वर्कशॉप करो, लोगों से काम करो, इस तरह का। ये प्रभाव करते करते नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक डिप्लोमा इंस्टीट्यूट था। तो ये हमारा जो डिपार्टमेंट था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा से शुरू होके मास्टर्स डिग्री में बदल गया। तो उस वक्त फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने भी अपना क्यूरिकुलम चेंज किया, और चेंज करके उसकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड मैट्रिक से ग्रेजुएशन की,
और वो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बन गया, उसका प्रभाव हुआ। सो चंडीगढ़ थिएटर की चर्चा सब जगह है, मैं कहीं भी ट्रैवल करके जाती हूँ। और जैसे कि मैं कभी मुंबई में, मुंबई एक ऐसा डेस्टिनेशन है फॉर ऑल द एक्टर्स एंड पीपल हु आर इनटू थिएटर, कि या तो फिल्में बनाना चाहेंगे या एक्ट करना चाहेंगे, वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी जाके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की चर्चा तो है ही है, उसका तो आदर सम्मान तो है ही है, लेकिन इस डिपार्टमेंट का भी, चंडीगढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर की भी बहुत चर्चा है। सो यहाँ के स्टूडेंट्स, बड़े एमिनेंट कई स्टूडेंट्स निकल के आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अपना नाम कमाया है, जिसमें अनुपम खेड़ हैं, जिसमें किरण ठाकुर सिंह हैं, जिसमें मीता वशिष्ठ हैं, जिसमें मंगल ढिल्लों हैं, जिसमें हैरी बावेजा हैं, और अनगिनत टेक्निकल हैंड्स हैं बॉम्बे इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, और फिल्म मेकर्स भी हैं। हरविंदर एक फिल्म मेकर है, मैं नाम थोड़े भूल रही हूँ, गुरविंदर हैं। इस तरह से बहुत अच्छे राजेश हैं एक, जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं। तो मैं आई फील सो प्राउड ऑफ देम एंड the kind of students we have had in the department. And department has a great contribution to, एक रंगमंच की प्रैक्टिस को अपहोल्ड किया है, उसको एक स्थान दिया है, एक सस्टेनेंस दिया है। रंगमंच के बारे में जब मैं बात करूं तो फिर मैं अपने आप पे आती हूँ, अपने अनुभव पे आती हूँ। बीच बीच में मैं दूसरी बात करूँगी, बीच बीच में अपने अनुभव की भी बात करती जाऊँगी। मैं संगीत के क्षेत्र से हूँ, मैं संगीतकार थी, मैं गायिका थी, और मैं ऑल इंडिया रेडियो पे गाती थी, मैं टेलीविज़न पे भी गाया, लेकिन मेरा रंगमंच के साथ कोई भी संबंध नहीं था। लेकिन मैं संगीत के माध्यम से ही रंगमंच में आई। मैं तो एकदम, जब मैंने ये सोचा कि मैं ये डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लूँ, मैं उससे पहले बड़ी ज़िंदगी जी चुकी थी, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी 2 बच्चियाँ थीं, और शादी में बहुत तकलीफ़ें, दुख झेल चुकी थी, और मैं अपने मायके आके रहने लगी थी, अपने माँ बाप के पास। और संगीत ही मेरा आधार था, संगीत ही मेरा सहारा था, और संगीत को मैं सबसे सुप्रीम भी मानती हूँ। सभी कलाओं में सबसे सुप्रीम मैं संगीत को मानती हूँ। तो जब मैं ड्रामा डिपार्टमेंट इसमें आई, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर इंटरव्यू में आई, तो एक तरह से उन्होंने मुझे ना लेने से सोच लिया था, क्योंकि एक सिफारिश मेरी चली गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं, गार्गी साहब इस बारे में बड़े सख्त थे कि भी जो कुछ सिफारिशी आएगा मैं उसको लूँगा ही नहीं। तो काफ़ी एप्लीकेशंस थी, लेकिन सीटें सिर्फ 12-14 थी। तो मेरे को उन्होंने रिजेक्ट करके कहा कि चले जाओ, लेकिन जाते जाते उन्होंने देखा कि भाई ये संगीत की माध्यम से आई है यहाँ पर, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा एक चल के और कोई राग गा के सुना दो। और मैंने थोड़ा सा चला और राग बसंत गाया, और उसमें ही मेरी सिलेक्शन हो गई। सो आई गॉट सिलेक्टेड, एंड एज सुन एज आई जॉइंड द डिपार्टमेंट, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी कठिन है, और ख़ास करके एक स्त्री के लिए ज़िंदगी बहुत कठिन है। और संगीत तो था मेरा सहारा, लेकिन रंगमंच ने मुझे जीना सिखाया। मेरा विश्वास है कि हर कला हमें जीने का शऊर सिखाती है, हर कला हमें जीवन का मार्ग दिखाती है। हर कला जो है, हर अवस्था में, चाहे कठिनाई हो, चाहे दुख हो, सुख हो, मुश्किलें हो, कुछ भी हो,
कला जो है वो हमें जीने का तरीका, जीने का शऊर, जीने की ताकत बख्शती है। बेमायनी जिंदगी को मायने देती है। और जैसे ही मैं रंगमंच में आई, मुझे लगता था कि मैं तो कभी एक्टिंग करी नहीं, तो मैं तो कहाँ, मुझे स्टेज पे, स्टेज फ्राइट मेरे को नहीं थी क्योंकि मैं गाती थी और गाती भी अच्छा गाती थी। अपनी टॉपर थी अपने डिपार्टमेंट में, अपने कॉलेज में। कॉलेज कलर मुझे मिला, गोल्ड मेडलिस्ट, और मैं पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई थी अपने एमए में, मास्टर्स डिग्री कोर्स जब मैंने किया था। तो बहुत गाती थी, इतना गाती थी कि घर वाले भी तंग आ जाते थे, और कॉलेज में भी सारा वक्त मेरी आवाज़ गूंजती रहती थी, तो इतना गाती थी। हाँ, यहाँ इतना मेरे को ज़रूर था कि मैं फिल्में देखने जाती थी, फिल्मों का बहुत शौक था मुझे, और हर फिल्म मैंने देखनी है, पहला शो देखना। और फिल्म देख के जब मैं आती थी तो पूरा उसका जो फिल्म का ट्रैक था मुझे याद हो जाता था, और मैं कॉलेज में बैठ के सारी मेरी जो फेलो स्टूडेंट्स थी वो मेरे को बिठा लेती थी कि सुना सुना, फिल्म देखने से ज़्यादा हमें तेरे को सुन के ज़्यादा मज़ा आता है। सो पूरे गाने, पूरे डायलॉग्स, पूरे उसका साउंड ट्रैक्स भी पूरी मैं देती थी और पूरी फिल्म की कहानी सुनाती थी। ये ज़रूर था, लेकिन इसके अलावा एक्टिंग के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो सबसे पहले मेरे को जब स्टेज पे खड़े होने के लिए कहा गया तो एक ग्रीक प्ले था मिडिया, और उसमें मैं कोरस थी, और जो डायलॉग था मैं मंबल कर जाती थी, हर बार जाती थी मंबल कर जाती थी। तो वो बड़ी सख्त थी डायरेक्टर श्रीलता स्वामीनाथन। वो इतना, मतलब शी यूज्ड टू लिटरली अब्यूज़ हर एक्टर्स, और यहाँ तक उसने इतना हार्ड टास्क मास्टर थी कि पूरा वो जो सेट था वो ईंटों का बना, और हर एक्टर को उसने इस पे लगाया कि ईंटें उठा उठा के पूरी दीवारें खड़ी करें, पूरे स्पेसेस बनाएं, और इस तरह से वो बड़ी हार्ड टास्क मास्टर थी। वो क्योंकि इतनी सख्त थी तो मैं घबरा जाती थी, और जब मैं डायलॉग बोलने लगती थी तो मम्बल फंबल कर जाती थी। वो बड़े ही रिहर्सलों के बाद बार बार करने के बाद मैंने डायलॉग सही बोला, और जब मैंने सही बोला और अचानक मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया, और मैंने दो बातें सीखी कि रियाज जैसे संगीत में रियाज है, इसी तरह से एक्टिंग में भी रियाज है। मतलब अभ्यास, बार बार दोहराना, बार बार उसका अभ्यास करना, और अपनी टंग को भी इस्तेमाल करना, अपनी डिक्शन को भी इस्तेमाल करना, और अपनी आवाज़ की प्रोजेक्शन को इस्तेमाल करना, और किस तरह से स्टेज पे जब आप खड़े हो और कैसे आप स्टूपिफाई हो जाते हो, स्टन से हो जाते हो, आपकी भावनाएं तो कहीं की कहीं रह जाती हैं, और आप ना सिर्फ अल्फाज बोल के आ जाते हो। किस तरह से आप अपने आप को इतना रिलैक्स कर दो, इतना एंजॉय करना शुरू कर दो कि आपकी भावनाएं भी आपका साथ देना शुरू कर दें, आपका मस्तिष्क भी, आपका दिमाग भी आपके साथ चलना शुरू कर दे। ये बात मैंने सीखी पहली बार। और जब मुझ में इस तरह का कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद कई नाटक किए। भगवदज्जुक्यम में मैंने वसंत सेना का रोल किया। उसके बाद एक बहुत बड़ा किरदार निभाया पद्मिनी का इन हयावदन। और वो क्या प्ले था, क्या! गिरीश कार्नाड मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। गिरीश कार्नाड मेरा पूरा वजूद, जो रंगमंचीय वजूद है, उसका हिस्सा हमेशा रहेंगे। उनके पहला प्ले था हयावदन, जिससे मेरा तारुफ हुआ। उसके बाद अग्नि और बरखा। Again, you know, the ideology in that play, the feel of that play, the philosophy of that play,
इन दोनों नाटकों ने मेरे को बहुत प्रभावित किया और मेरी पूरे वजूद को प्रभावित किया। तो पद्मिनी का रोल जब मैंने निभाया तो मुझे लगा कि ये रोल तो मेरे सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। इतना कॉन्फिडेंस आया। वो क्यों? एक तो वो रोल था जिसमें एक्टर के लिए रिक्वायरमेंट थी गाने की, और वो गा के, हाँ ये मैं ज़रूर कहूँ कि जो संगीत है मेरे अभिनय में, इसने मेरा बहुत बहुत साथ दिया। प्रोफाउंडली, डीपली, बहुत गहराई से मैं संगीत के माध्यम से किसी भी किरदार को निभाती हूँ। इस सुर मिल जाता है। अरे अभी मेरा जो अभिनय चल रहा है बेसुरा सा है, सुर नहीं मिल रहा है, इसका सम नहीं मिल रहा, इसकी ताल नहीं मिल रही, इसका स्थाई नहीं मिल रहा, मुझे इसका मुखड़ा नहीं मिल रहा। इस तरह से मेरे जहन में आती हैं। जब मैं डायरेक्ट करती हूँ तब भी आता है, जब मैं अभिनय करती हूँ तब भी ये आता है। और संगीत प्रधान है। संगीत जो है, मैं ये सोच के चलती हूँ कि शेक्सपियर भी कहता है द मैन हु हैड नो म्यूजिक इज शुड नॉट बी ट्रस्टेड। पूरा नहीं बोलूँगी। कि जिसमें संगीत ही नहीं है, जिसमें सुर ही नहीं है, जिसमें सूक्ष्मता नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है। संगीत का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि आप गाना गा सकते हो। ये नाद है, आद नाद, अनाहद नाद। नाद एक जो स्ट्राइक करके नाद हम पैदा करते हैं, वो फिजिकली हम करते हैं। हम बोलते हैं, हम एक्शन लेते हैं, बॉडी का यूज़ करते हैं। वो तो है आहत नाद जो स्ट्राइक करके होता है। एक है अनाहत नाद जिसमें मेरा बड़ा विश्वास है, और वो आपके जहन में है। वो आप कानों में भी सुन सकते हैं, अपने जहन में भी सुन सकते हैं वो नाद। जब आप अभिनय करते हो तो जैसे आप कहते हो कि आप सब टेक्स्ट ढूंढते हो, मैं अनाहत नाद भी ढूंढती हूँ। और कई बार होता है कि ये जो फील है पद्मिनी के रोल में, बहुत बहुत अनोखा रोल था, मल्टी डायमेंशनल रोल था। कहीं पर तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह स्प्राइटली, कैसे बंदर की तरह पेड़ पे चढ़ गया, कहने से पहले ही कुर्ता उतार, धोती कस, एक छलांग में डाली पे पहुंच गया, जैसे फुर्ती का फवारा हो। कैसी सुडौल काया, तरंगों की सी थिरकती मांसपेशियों से भरी समुद्र की तरह। देखती रही, निहारती रही तो रोम रोम खिल उठा। कहीं तो वो इतनी बचपन की में चली जाती है, बचकाना हरकतें करती है, हंसती है, खिलती है। और कहीं पर उसमें इतनी गंभीरता, इतनी गहराई आ जाती है कि वो आखिर में जब इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है कि क्या वो दोनों के साथ नहीं रह सकती, तो वो उसको आउटराइटली रिजेक्ट करती है। हालांकि एक के पास उसके पति का धड़ है, शरीर है, और दूसरे के पास उसके पति का शीश है, और जो बच्चा है उसके पेट में वो कपिल के शरीर का है। और अद्भुत अद्भुत था वो पूरा। और किस तरह से वो नाटककार उसको ट्रीट करता है, कैसे गुड़ियों का इस्तेमाल करता है, कैसे भगवत का इस्तेमाल करता है, और कैसे एक्सटर्नलाइज करता है जो उसकी भावनाएं हैं, जो बदलाव है, कमाल का। सो मैं संगीत का सहारा लेती हूँ जब भी मैं नाटक करती हूँ। संगीत मेरे लिए प्रधान है। संगीत वैसे भी कहा गया है कि कोई भी कला के ज्ञान के लिए, कोई भी कला आपने सीखनी है तो संगीत का पहले ज्ञान ज़रूरी है। जैसे कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी एक कथा है कि एक राजा जो है बुत्त राशि सीखना चाहता है, तो वो कहते हैं कि तुम बुत्त राशि नहीं सीख सकते, तुम्हें
संगीत का ज्ञान नहीं है। तो वो कहता है मेरे को संगीत, तुम कहते तुमको नृत्य का ज्ञान पहले। वो कहता है ठीक है, फिर नृत्य से फिर वीणा पे आते हैं, वीणा से फिर वो गायकी पे आते, गायन पे आते हैं। सो ऐसे करते करते गायन सबसे उत्तम है, सबसे ऊपर है। बिकॉज सिंगिंग इज एब्स्ट्रैक्ट, इज द मैक्सिमम एब्स्ट्रैक्ट, जिसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, कोई सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में संपन्न है। सो संगीत, पेंटर भी जब पेंट करता है तो उसमें हार्मनी ढूंढता है, उसमें अल्टीमेट वो क्विंटेसेंशियल नोट ढूंढता है कि कहाँ पे मैं पहुँच जाऊँ, संगीतमय हो जाए, मूवमेंट है उसमें। इस तरह से संगीत बहुत प्रधान है मेरे काम में। शास्त्रीय संगीत का भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, फोक का भी मैंने अपने काम में बहुत ज़्यादा सहारा लिया है। और कुछ नाटक हैं जिनके बारे में मुझे आमतौर पे पूछा गया है कि आप अध्यापिका हैं तो आपको सबसे उत्तम क्या लगता है? आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको डायरेक्ट करना अच्छा लगता है, या आपको अभिनय करना अच्छा लगता है? तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पढ़ाना जो है वो उसमें खुद पढ़ने का पूरा प्रोसेस है। जब आप पढ़ाते हो तो पहले आप पढ़ते हो। जब एक छात्र को किसी बात के लिए कन्विंस कर रहे हो तो पहले आप कन्विंस हो रहे हो। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है। और ख़ास करके जब आप रंगमंच का साहित्य पढ़ाते हैं, रंगमंच की ग्रामर पढ़ाते हैं, व्याकरण सिखाते हैं, रंगमंच का ज्ञान देते हैं और रंगमंच की वर्कशॉप्स और प्रैक्टिकल्स करते हैं बच्चों के साथ, तो आप खुद बहुत सीखते हैं, बहुत सीखते हैं और सिखाने में बड़ा आनंद मिलता है। मेरे पास हर तरह के छात्र रहे हैं, पंजाब से भी, बंगाल से भी, महाराष्ट्र से भी, छत्तीसगढ़ तक से आए हैं। और भाषा का बड़ा मुश्किल, कठिन सिलसिला रहा है उनके लिए। कई लोग सिर्फ हिंदी समझते थे, कुछ लोग सिर्फ इंग्लिश ही समझ पाते थे, और कुछ लोग जो पंजाब से आते थे, गांव से आते थे, उनको सिर्फ पंजाबी समझ में आते थे। और उसके अलावा भी छात्रों के अलग अलग लेवल होते हैं। कुछ तो आते हैं अनुभव करके, रंगमंच में काम करके आते हैं, कुछ आते हैं बहुत उत्सुकता आती है उनमें लर्निंग की, बहुत अनुभव नहीं होता लेकिन लर्निंग की उत्सुकता होती है उनमें। और कुछ बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, उनके ऊपर कोई भी अक्षर अभी तक लिखा नहीं गया होता, लेकिन तीनों ही बड़े फैसिनेटिंग होते हैं, बहुत फैसिनेटिंग होते हैं और आपकी आंखों के सामने ग्रूम कर रहे हैं। मुझे याद है एक मेरी छात्र सुनीता धीर, जो बाद में चेयरपर्सन है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की, रंगमंच डिपार्टमेंट की है। जब वो आई थी इतनी भोली, उसको चलना भी नहीं आता था, खड़े होना नहीं आता था और इतना घबराती थी वो। और मेरे सामने वो जैसे जैसे ग्रूम करी, इतनी खूबसूरत तो वो थी ही बड़ी, लेकिन किस तरह से उस लड़की ने अपने आप को, उसने अपने आप को ब्यूटीफुली डेवलप किया, ब्लॉसम किया, एक फूल की तरह खिली वो। मैं देखती हूँ ऐसे बहुत छात्र हैं। कई छात्र बड़े होशियार होते हैं, इतनी होशियारी से वो बात करेंगे और कई बार तो ऐसे भी कहेंगे कि अरे अरे ये तो मुझे पहले ही पता था आप जो पढ़ा रहे हो। तो उनके साथ भी बड़ा मज़ा आता है, उनके साथ इंटरेक्ट करके। अच्छा भैया, बहुत सा, मैं तो अभी तक भी छात्रा हूँ, तो बताओ अपने अनुभव बताओ, अपनी बात करो कुछ। तो इस तरह से अलग अलग लेवल से जो स्टूडेंट्स आते हैं और अलग अलग भाषा। मुझे एक ये बड़ा अच्छा रहा है कि मैं
पंजाबी भी बोल लेती हूँ, पंजाबी में मेरी मातृभाषा है, तो मैं हिंदी भी बोल लेती हूँ और मैं अंग्रेज़ी में भी बातचीत कर लेती हूँ। तो मेरे लिए बड़ा आसान रहा, जो शायद हर शिक्षक के लिए ना हो। और मेरा अपने छात्राओं के साथ, जैसे मैं छात्रों की बात कर रही हूँ और अपनी अध्यापिका की बात कर रही हूँ, तो मैं बस ये भी बता दूँ कि मेरा संबंध एक जैसे पिता या माता का अपने बच्चों के साथ होता है वैसे रहता है। मैं इस तरह से डिस्टेंस नहीं रखती हूँ। उनके कई प्रॉब्लम्स जो होते हैं, उनके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं, उनमें भी मदद करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई डिप्रेशन में चला गया है, कोई कुछ है। तो रंगमंच जो है वो साइकोलॉजिकल साइड में भी बहुत ज़्यादा अनुभव देता है, और जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसके साथ भी बहुत वो गहराई में जाता है। तो उनकी मैं मदद करती हूँ कि रंगमंच का सहारा लें, अपने एक्टिंग के ग्रामर का सहारा लेके अपने आप को समझें, अपने वजूद को समझें, अपनी कठिनाई को समझें। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जितनी सफरिंग होगी, जितनी पीड़ा होगी, जितने दुख दर्द होंगे, जितनी कठिनाइयाँ होंगी, उतने ही उत्तम आप कलाकार होगे। ये जुनून जब तक आप पैदा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं है। कई गुरबाणी के हैं छोटे छोटे, मेरे को श्लोक याद आते रहते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करती हूँ। गुरबाणी में आई एम डीपली स्टीप्ड इनटू माय गुरबाणी, और मैं उसके बारे में कहती रहती हूँ कि मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। मतलब अगर आप गुरु की सिख सुनी, मतलब अपने गुरु की शिक्षा मानी या अपने अंतर की आवाज़ की अगर आपने बात सुनी, अगर आप सही रास्ते में, क्योंकि मैं ये विश्वास करती हूँ कि ज़िंदगी में, दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कोई प्रयोग ना हो और उसका कोई यूज़ हो। वो बेकार है। जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करते वो बेकार है। चाहे वो एक लकड़ी है, चाहे वो लोहा है, चाहे वो कुछ है, शीशा है, जब तक वो प्रयोग में नहीं आता तो उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन उसके बाद, प्रयोग में लाने के बाद, जब तक उस पर अंकुश नहीं है, हाथी सिर जो अंकुश है, एरण जो सिर दे, मंथन आगे राख के वो भी सेव करे, तो गुरमुख आप निवारी है तो राज सृष्ट का दे। इस तरह की तपस्या अगर आप करने को तैयार हो, और अंकुश देना, डिसिप्लिन में लाना, उसको प्रोग्राम करना, मतलब आप किसी भी चीज़ को, अब लिबर्टी है, आजकल बच्चों में वो आ गया है एक नया ख्याल कि लिबरेशन। और यहाँ तक कि मुझे मेरे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनको भी मैं देखती हूँ, वो बड़ा आर्ग्यू करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, लिबरेशन, सेंस ऑफ लिबरेशन, मैं हूँ, व्हाई आर यू फोर्सिंग, मेरे ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती क्यों की जाए। तो ये जो सेंस ऑफ लिबरेशन है, इस पर अंकुश ना लगे, इसमें डिसिप्लिन ना आए, इसमें कोई नियम ना हो, इसमें कोई एक अपना विजन ना बना के चला जाए और अंधाधुंध जिंदगी को चलाने पे आप आमादा हो जाओ, तो डिजास्टर्स, तो बर्बादी पैदा कर सकता है। कला हमें सिखाती है कि नियम पे चलो। ये नहीं है आप सुर लगाते हो तो आप सुरों में आपको रहना पड़ता है। ये नहीं है कि उसमें इतना एब्स्ट्रैक्ट है, इतनी आज़ादी है, इतनी लिबरेशन है
किसी भी कला में और संगीत में। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, फॉर मी लिबर्टी इज द थाउजेंड्स फोल्ड्स ऑफ लव। ये 1000 फोल्ड्स जो हैं यही लिबरेट करते हैं। लिबर्टी के मायने क्या है? नॉट टू गो chaotic, haywire, अंधाधुंध वहशियत पे उतर जाओ, ये लिबर्टी नहीं है। लिबर्टी सूक्ष्म है, लिबर्टी एहसास है, लिबर्टी है कि मैं सोच सकता हूं अपनी स्वतंत्रता के साथ। मेरी सोच पे कोई पहरा नहीं है, मेरे ख्यालों पे पहरा नहीं है, मेरी भाषा पे पहरा नहीं है, मेरे खान पान पे पहरा नहीं है। ये लिबर्टी ये नहीं है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाओ और ऐसे कर्म करो जो दूसरों के लिए बुरे हों, वो लिबर्टी नहीं है। सो इस तरह से कला जो है हमें जिंदगी का शऊर सिखाती है। कला हमें गलत को सही सिखाती है, बेमायने को मायने देती है। कला आपको जिंदगी जीना सिखाती है। इस तरह से चलता रहा, मैं पढ़ाती रही। अब आते हैं मैं अपनी डायरेक्शन पे। अब जब मैं डायरेक्ट करती हूँ तो जाहिर है कि मैं ऐसे ही नाटक चुनूंगी, उठाऊंगी जो मेरा मन करे करने को, जिसमें मुझे खुशी मिले, जिसमें मुझे कुछ चैलेंजेस हों, कोई एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले। तो मैं नाटक ज़्यादातर वही रियलिस्टिक नाटक नहीं उठा पाती हूँ। मुझे वो भाते नहीं है, अपील नहीं करते हैं, मुझे वो फैसिनेट नहीं करते हैं। और हमेशा जब भी नाटक उठाती हूँ या तो वो कोई संस्कृत का नाटक होता है, एडेप्टेशन होती है, जैसे कि भगवद अज्जुक्यम, और कई बार जो पाश्चात्य रंगमंच के भी मैंने नाटक उठाए हैं वो भी संगीतमय हैं। जैसे ब्रेख्त पे मैंने काम किया है, ब्रेख्त के नाटकों में थ्री पेनी ओपेरा पे काम किया है, एक्सेप्शन इन द रूल का मैंने संगीत दिया था, और गुड वुमेन ऑफ सेट्सुआ मैंने निर्देशन दिया था। और अग्नि और बरखा, फिर मैंने एक नाटक किया था बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। अब सिख इतिहास पे कोई नाटक करना या फिल्म बनाना एकदम ऐसे लगता है कि जैसे आपको जकड़ दिया जाए और कहा जाए कि भी आप नाचो। तो ना तो आप किसी गुरु को दिखा सकते हो, ना ही कोई उनके रिश्तेदार को दिखा सकते हो, और ना ही उनके किसी शिष्य को भी दिखा सकते हो, और उस पर बड़ी पाबंदियां हैं। और वो आ जाते हैं बर्छे उठा के कि है तुहाडी किवें हिम्मत पई। तो 300 साला मनाया जा रहा था खालसा का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये काफ़ी ग्रांट्स दी थी, और एक आनंदपुर साहब फाउंडेशन बनी यहाँ पंजाब में, और उन्होंने एमिनेंट डायरेक्टर्स को बुलाया, नीलम मान सिंह जी को भी बुलाया, मुझे भी बुलाया, केवल धालीवाल को भी बुलाया, सबको बुलाया कि भी कोई नाटक करो। मुझे तो जब बुलाया गया तो मैंने कहा भाई नहीं, मैं तो नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा विचार तो कर लीजिए, अप्लाई योर माइंड, शायद कुछ सूझ जाए आपको। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को अच्छा थोड़ा टाइम दे दो सोचने के लिए। और उसी शाम को यहाँ पर चंडीगढ़ के पास में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है नाडा साहब, वहाँ गुरु गोबिंद सिंह आके गए हैं, और बड़ा भव्य अब तो वहाँ मंदिर बन गया है, ब्यूटीफुल। और वहाँ पर ढाडी जो होते हैं, हमारे ढाड सरंगी पंजाब के एक बैले फॉर्म है, जिसमें एक ढाडी होता है जो जिसके हाथ में 2 डमरू जैसे होते हैं,
और वो उसको ढम 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 करके बजाता है। एक तरीका है, खास तरीका उनको बजाने का। आते हैं, एक खड़ा होके सारंगी उसने अपने छाती पे बांधी होती है, वो सारंगी बजाता है, और एक बीच में व्याख्यान करता है, कथा सुनाता है। अच्छा, वो जो कथा सुना रहा था वो पूरा इम्पर्सोनेट कर रहा था, मतलब वो गुरुजी की बोली को बोल रहा था, गुरुजी के डायलॉग्स बोल रहा था, गुरुजी की वाणी को दोहरा रहा था, जैसे कि एक एक्टर दोहराए। मैंने कहा, अरे अगर ढाडी प्रथा परमिटेड है तो नरेटिव फॉर्म भी परमिटेड होगी। तो मैंने 10 पूरन सिख, अमृतधारी, निहंग सिंह जो गतका खेलते थे। अब गतका भी एक यहाँ की मार्शल आर्ट फॉर्म है पंजाब की, जो मतलब जब भी कोई त्योहार आता है, जैसे कि कोई गुरुजी के जन्म दिवस आते हैं, तो वो जब हम जुलूस निकलते हैं तो जुलूस के आगे आगे वो गतका खेलते हुए, तलवारों से पैंतड़ाबाजी करते हुए वो लीड करते हैं। और बहुत बढ़िया उनका कमाल का खेलने का तरीका है, और साथ में वो कुछ श्लोक भी बोलते हैं। और चंडी दीवार, गुरु गोबिंद सिंह की जो चंडी दीवार उन्होंने बड़ा एपिक लिखा है, जिसमें भस्मासुर को किस तरह से चंडी मारती हैं, वो पूरा बयान है उसमें, और वो पूरा वीर रस से भरा हुआ है चंडी दीवार। तो उस चंडी दीवार से वो बोलते हैं। तो मैंने गतके के प्लेयर लिए और मैंने ढाडीज लिए, और एक नरेटिव फॉर्म में नाटक किया, शुभ कर्मनते कबहू न टरो। और उसमें पूरी कहानी कि किस तरह से औरंगज़ेब हिंदू धर्म का विनाश कर रहा था और जनेऊ का ढेर लगाता था, और उस वक़्त कैसे कश्मीरी पंडित इकट्ठे होकर गुरु तेग बहादुर जी के पास आए कि भाई धर्म की रक्षा कीजिए, और कोई कुर्बानी दे तो तभी धर्म की रक्षा हो सकती। कैसे तेग बहादुर जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी कुर्बानी दी और धर्म की रक्षा के लिए। जब धर्म की रक्षा की बात उठी तो गुरु गोबिंद सिंह तब बड़े छोटे थे, जब बड़े हुए तो उनको भी बड़ा मार्शल आर्ट में उनको पूरे प्रवीण थे वो, आर्ट में नहीं, वॉरफेयर में। तो उन्होंने फिर खालसा सजाया, चूंकार अज हमा हीलते दरगुज़श्त, हलालस्त बुरदम शमशीर दस्त। जब जुल्म की इंतहा हो जाए तो उस वक्त अपने हाथ में तलवार उठाना जायज़ है, धर्म है। तो वो पूरे खालसा का वो जो कहानी है कि किस तरह से वो खालसा सजाते हैं कि भी लाखों में खड़ा भी वो नज़र आए, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। वो नाटक क्या, अरे अरे वो तो एक अद्भुत सा एक्सपीरियंस बना। लोग आते थे गाड़ियां भर भर के, गांव से दूर दूर से उस नाटक अपने जूते उतार के थे, और बीच में बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वो नाटक ऐसा हो गया, मतलब नाटकीय रूप में पूरी गुरु जी की कथा उन्होंने पहली बार नरेटिव फॉर्म में सुनी। और 10 हैं, 10 सिंह जो खड़े होके पूरी कहानी सुनाते हैं। अब मैं अपनी कथा बखानूं तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, और पहली बार गतके वालों को मैं स्टेज पे एज एक्टर्स लेके आई, पहली बार ढाडियों को स्टेज पर मैं एज एक्टर लेके आई। तो वो बड़ा अद्भुत मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो कितना टाइम हो गया? अरे 1 घंटे से ऊपर हो गया है। और मैं चाहूँगी कि अब जाते जाते कुछ बातें मैं कहती जाऊँ। मेरी बेटी मेरे पास है, बहुत अच्छी गाती है,
लेकिन ये बीमार है और अभी इसका बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ है और इसको पूरा पूरा मेरा साथ चाहिए, अटेंशन चाहिए 24 घंटे। लेकिन इसने मुझे इजाज़त दी है कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं। ज़िंदगी एक रंगमंच है और आज के कोविड के ज़माने में मैंने एक संदेश दिया था और वो ट्विटर पर भी आया और जगह जगह हुआ। एक मेरी बहुत अज़ीज़ मेरी स्टूडेंट, मेरी बेटी है निशा लूथरा, वो फॉर द आर्ट एंड द आर्टिस्ट उसने बड़ी अच्छी चलाई है, मुहिम चलाई है और उसमें उसने मुझे भी कहा और मैंने उसमें ये मैसेज दिया है कि शेक्सपियर ने कहा था कि ज़िंदगी रंगमंच है और हम सब किरदार हैं अपने अपने क्षेत्र के। और जब हम सभी किरदार हैं अपने अपने क्षेत्र के, तो फिर आप ज़रूरी, तुम ज़रूरी और मैं गैर ज़रूरी क्यों हूँ? मैं भी ज़रूरी हूँ। मैं एक शिल्पकार हूँ, मैं रोज़गारी हूँ, मैं चित्रकार हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं अभिनेता हूँ, मैं अभिनेता हूँ, मैं रंगमंच का किरदार हूँ। जब आप ज़रूरी हो तो मैं क्यों ज़रूरी नहीं हूँ? मैं सदियों की परंपरा का रचनाकार हूँ, मैं सब रचनाकार हूँ। मैं भी ज़रूरी हूँ, मैं क्यों ज़रूरी नहीं हूँ? जब फार्मर्स की बात आती है, मज़दूरों की बात आती है, हर रोज़ रोज़गारी की बात आती है, तो मैं भी रोज़गारी हूँ, मैं भी मज़दूर हूँ, मैं भी ज़रूरी हूँ। इन शब्दों से मैं समाप्त करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो अपने अनुभव आपके साथ जो शेयर किए, आपको अच्छा लगा होगा।